एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये सारे 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ने होंगे, समझने होंगे। आपस में कंबाइन हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कंपाउंड की जगह पे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, व्हाइट व्हाइट क्यों हो रखा है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ममा थी, उन्होंने क्या करा है, इसके मुंह पर व्हाइट पाउडर लगा दिया, थोप दिया बिल्कुल। उसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है, हीट इवॉल्व हुई है, उसके कारण दीवारें क्या हो गई हैं, बोल उठी नहीं, गर्म हो उठी। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें क्या करना होता है, हमें एक बड़े से कंपाउंड को, रिएक्टेंट को तोड़ना होता है। हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक, और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी कि आज के इस वीडियो से हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, क्लास 10th साइंस के सिलेबस में आपको 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़नी होती हैं। अब ये सुन के डर मत जाना कि ओ माय गॉड मैम 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हाँ, पढ़नी तो है, लेकिन जब इन केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो हर एक टाइप आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको पहले ही दे देती हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फटाफट से उन 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के नाम बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये सारे 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ने होंगे, समझने होंगे, क्योंकि सवाल तो बन जाते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन आज के इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि हम इन सारे ही 9 टाइप्स को एक साथ कवर करेंगे, नहीं। आज हम बात करेंगे 2 टाइप्स के ऊपर। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, फिर हम पढ़ेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो थोड़ी सी सांस ले लो, आराम कर लो, मतलब आराम इन द सेंस कि थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल गया होगा कि चलो ठीक है, सारे टाइप्स एक साथ एक वीडियो में नहीं पढ़ने होंगे, बेबी स्टेप्स चलेंगे। और आज के इस वीडियो में हम केवल 2 ही टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ओके। तो फिर अगर आपको मेरी यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमें अपने लेक्चर को स्टार्ट कर देना चाहिए। और सबसे पहले हमें बात शुरू कर देनी चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ऊपर, है ना। चलो फिर आ जाओ। देखो, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, नाम से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कुछ चीजें कंबाइन हो रही हैं। भाई नाम से समझ में आ रहा है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कुछ चीजें कंबाइन हो रही हैं। अब आपको केमिकल रिएक्शन का बेसिक तो पता है ना। जैसे कि मान लो कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि बेटा जरा मुझे ये बताओ, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। ये सवाल मैंने आपसे पूछा है, अरे जवाब तो दे दो कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। तो आप बोलोगे कि मैम एक केमिकल रिएक्शन में ना रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण बनते हैं कुछ न्यू सब्सटेंसेस, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि भाई एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या कि 100% उस केमिकल रिएक्शन में कुछ तो कंबाइन हो रहा होगा। क्या कंबाइन हो रहा होगा भाई? रिएक्टेंट्स आपस में कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहे होंगे कि वो अल्टीमेटली आपस में क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। और जब वो कंबाइन होंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नया सब्सटेंस जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। और कितने बनेंगे न्यू सब्सटेंसेस? केवल एक ही बनेगा भाई। यानी कि मैं आपको और आसान शब्दों में समझा रही हूं कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिससे कि बनता है एक सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की पहचान ही यही होती है कि हर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंत में आपको केवल इकलौता प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आता है। केवल एक ही बनेगा प्रोडक्ट एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। देखो, कई बार ना ऐसे सवाल भी आते हैं जहां पर आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस दी होती हैं और आपको रिएक्शंस का टाइप आइडेंटिफाई करना होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको जिस भी केमिकल रिएक्शन के एंड में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ जाए, मान के चलो कि वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है।
तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया मैंने क्या समझाया कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, या आप इसको ऐसे समझो कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें कि रिएक्टेंट्स आपस में कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि वो कंबाइन ही हो रहे हैं और उनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो उस केमिकल रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगी, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। खत्म बात, इतनी सी तो बात थी। बताओ इसमें क्या ही मतलब रॉकेट साइंस लग गई। ये तुम्हें समझ में आ गया ना। चलो अब अपन थोड़ी और आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे की बात देखो बेटा ये है कि आप बोलोगे कि मैम कितने रिएक्टेंट्स होने चाहिए। बेटा रिएक्टेंट्स 2 भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स 3 भी हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स के नंबर पे मत जाओ। ठीक है, मेरी बात समझो। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ। ये रहा एक रिएक्टेंट, ये रहा दूसरा रिएक्टेंट, कंबाइन हो गए और बन गया सिंगल प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हो गए, क्या बन गया, सिंगल प्रोडक्ट। हो सकता है कि कभी कभी आपको कुछ केमिकल रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट्स भी मिल जाएं, है ना, ये भी पॉसिबल है। तो तुम्हें जो है बेटा नंबर पे नहीं जाना है, तुम्हें नंबर पे नहीं जाना है, रिएक्टेंट्स के नंबर पर नहीं जाना है। तुम्हें बस ये देखना है कि भाई अगर किसी रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि ठोक के बोलो कि वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। खत्म बात। अब रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं बेटा, 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 2 कंपाउंड्स हो सकते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि एक एलिमेंट हो जाए, एक कंपाउंड हो जाए, है कि नहीं। भाई मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि तुम्हें रिएक्टेंट्स के नंबर पर नहीं जाना है। रिएक्टेंट्स 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। होना क्या है, अल्टीमेटली उन सबको कंबाइन ही होना है और कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनाना है। खत्म बात, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। लेकिन अब सवाल ये है कि मैम रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं। तो 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 2 कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उसी क्या, आ जाओ अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन एक डेफिनेशन देखो रीड कर लेते हैं, क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली में, तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में ऐसा सवाल भी आता है कि भाई डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तुम्हें डिफाइन करना भी आना चाहिए। हर तरह के देखो बेटा सवाल जो है ना, उनके जवाब तुम्हें पता होने चाहिए। देखो डेफिनेशन देख लो फटाफट से। Those reactions in which 2 or more elements या compounds combine together to form a single compound are called combination reactions। कि वो सारी reactions या वो reactions जिनमें कि 2 या 2 से ज्यादा elements या compounds आपस में combine हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कंपाउंड की जगह पे यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट लिख सकते हो। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है इस वर्ड से, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है कंपाउंड से, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट लिख सकते हो। वो भी एकदम सही रहेगा। तो जब भी एक सिंगल प्रोडक्ट तुमको बनता हुआ नजर आ जाए तो तुम उसको क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। इतना पल्ले पड़ा। चलो अब कॉम्बिनेशन हो सकता है बिटवीन 2 एलिमेंट्स, बिटवीन 2 कंपाउंड्स, या एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में भी क्या हो सकती है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। हमें एक एक के जो है फटाफट से एग्जाम्पल देख लेना चाहिए। अब सबसे पहला एग्जाम्पल अपन वो ले रहे हैं जहां पर हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। एक है मैग्नीशियम तो दूसरा है ऑक्सीजन। आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। भाई यहां पर मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक है मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, एक ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। क्या बड़ी बात हो गई इसमें भाई, एलिमेंट्स तो है ना दोनों। माना कि ये मेटल है ये नॉन मेटल है, लेकिन है तो दोनों एलिमेंट्स ना। देखो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ऐसे रिएक्ट करेंगे कि बिल्कुल चिपक जाएंगे, बोले तो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। और जब ये कंबाइन करेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट कलर का पाउडर होता है ये। सवाल बनता है इसके ऊपर बेटा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर। तो व्हाइट पाउडर लिख करके आना। ठीक है, जैसे बचपन में नहीं, मम्मी हमें, मतलब काफी बचपन में, जब हम 6 महीने के होते हैं, 1 साल के होते, तो मम्मी क्या करती है, बिल्कुल मुंह पे जो है पाउडर थोप देती है कि लो। वैसे आप इसको याद रख सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड की मम्मी ने क्या करा है, उसके मुंह पर व्हाइट व्हाइट पाउडर लगा दिया है। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड और देखो इसकी मम्मा ने क्या करा है, इसके मुंह पर व्हाइट व्हाइट पाउडर लगा दिया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसका कलर क्या होता है, व्हाइट, इट्स अ व्हाइट पाउडर। इसलिए स्ट्रेस दे रही हूं इस बात पर क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सवाल बन चुके हैं, कई बार इसी चीज के ऊपर सवाल बन चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े और एग्जाम्पल देख लो। हमारे पास कार्बन है एलिमेंट, ऑक्सीजन है दूसरा एलिमेंट, है ना। मतलब यहां पर भी हमारे पास जो दो रिएक्टेंट्स हैं बेटा, वो दोनों क्या है, एलिमेंट्स हैं। एक कार्बन है, दूसरा जो है रिएक्टेंट ऑक्सीजन है। आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे तो कि कंबाइन ही हो जाएंगे, और जब ये कंबाइन होंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन अनदर एलिमेंट, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, वही जो तुमने अभी 2 मिनट पहले पिया है, अरे पानी, पानी बन जाएगा भाई। ये वाली रिएक्शन तो अपन देख ही चुके हैं। यहाँ पर बेटा ये फॉर्मूला इसका थोड़ा सा गलत हो गया है तो इसको सही कर लेना, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लो। आयरन है मेटल मतलब एलिमेंट, सल्फर नॉन मेटल मतलब एलिमेंट। एक बार फिर से यहाँ पर हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स क्या आ चुके हैं, एलिमेंट्स आ चुके हैं। देखो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। क्या नाम होगा, फेरस सल्फाइड। ये देखो, ये हाइड्रोजन के साथ इस बार ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है। एक और तरह का एलिमेंट है हमारे पास। एलिमेंट्स की कोई कमी तो है नहीं हमारे पास, बहुत सारे एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स है कि कुछ के तो नाम भी नहीं पता हमें, पर हाँ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 11th में जाओगे ना तो हर एक एलिमेंट से तुम्हारी जान पहचान हो जाएगी, चिंता नहीं करना। ओके, तो ये दोनों एलिमेंट्स है बेटा हमारे पास, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन से, सिंगल प्रोडक्ट HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगी। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल ले लो भाई। एग्जाम्पल की भी कमी नहीं है अपने पास, देखो जरा, देख रहे हो तुम लोग कितने एग्जाम्पल मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। अच्छा, तुम लोग बोलोगे कि मैम इतने एग्जाम्पल कराने का क्या मतलब है, मतलब 2 से ही समझ में आ जाता है हमें तो मैग्नीशियम वाली जो रिएक्शन थी ना ऑक्सीजन के साथ, जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, व्हाइट पाउडर बन रहा था, मैम हमें तो उसी से समझ में आ गया था। इतना सबका तो कोई मतलब वो ही नहीं है। अरे है जरूरत, जब इतना पढ़ोगे तब इतना याद रहेगा और फिर इतने में से इतना एग्जाम में लिख कर आ पाओगे। क्योंकि कई बार सवाल ऐसे भी बनते हैं कि एक पार्ट में पूछा जाता है कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरे पार्ट में, उसी सवाल के दूसरे पार्ट में पूछा जाता है कि भैया 2-3 एग्जाम्पल लिख करके आओ। तो जब 5-6 केमिकल रिएक्शंस पढ़ के जाओगे तब वो याद रहेंगी, उनमें से 4 याद रहेंगी और फिर 2 लिख करके आ पाओगे। तो बेटा रिएक्शंस तो देखो तुम्हें देखनी पड़ेंगी, और मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है बेटा तो केमिकल रिएक्शंस से दोस्ती कर लो। जितने जल्दी दोस्ती करोगे ना केमिस्ट्री तुम्हें उतनी ज्यादा जल्दी अच्छी लगने लग जाएगी। अब मुझे पता है कि आप सभी बच्चों को केमिकल रिएक्शन से दिक्कत क्यों आती है। एक ही प्रॉब्लम है तुम सब बच्चों की कि तुम्हें केमिकल रिएक्शंस नहीं भाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाना नहीं आते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूं बेटा कि इसी चैप्टर में मैं तुम्हें कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगी। एक अलग से मैं लेक्चर लूंगी जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाना ही सीखेंगे। तो घबराओ मत, जब तक वो लेक्चर आ रहा है तब तक अभी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उनमें जो भी आपके सामने कंपाउंड्स आ रहे हैं बेटा, एटलीस्ट उन कंपाउंड्स के जो फॉर्मूले हैं वो अभी से याद करते चलो। मतलब ऐसा नहीं कि कंपाउंड्स के जो फॉर्मूले हैं वो हम बहुत ही बाद में सीखेंगे बनाना, नहीं, सिखा दूंगी मैं, बहुत जल्द सिखाऊंगी। उसका मैं एक अलग से लेक्चर लगाऊंगी। हो सकता है कि वो लाइव सेशन मुझे लेना पड़े, लेकिन तब तक क्या करना है तुम्हें, जितने भी कंपाउंड्स तुम्हारे सामने आ रहे हैं एटलीस्ट उनके जो फॉर्मूले हैं वो तो याद करते चलो। एंड टाइम के लिए नहीं बैठना है कि जब लेक्चर आएगा तब से जो है याद करना शुरू करेंगे, नहीं,
थोड़ा जल्दी करना सीखो चीजों को, ठीक है। तो देखो सोडियम, नया एलिमेंट आ गया भाई, मेटल आ गया, हो सोडियम सोडियम सोडियम। क्लोरीन के साथ देखो इसकी रिएक्शन हो रही है, ऐसे कंबाइन होंगे कि क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। नाइट्रोजन, आहा, रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ, क्या बन जाएगा, अमोनिया, नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर दो कंपाउंड्स आपस में क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे। यानी कि अभी तक जो भी हमने केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखे वहां पर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हो रहे थे, एलिमेंट्स हो रहे थे। अब जो हम रिएक्शंस देखेंगे उनमें रिएक्टेंट्स क्या होंगे, कंपाउंड्स होंगे, कंपाउंड होंगे। अच्छा, एक तो भाई ऐसी रिएक्शन है जो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में ही दी हुई है, मतलब ये वाली भी दी हुई है, इसके ऊपर तो देखो सवाल बनता ही बनता है। इसका मुंह देखो बेटा, मुंह देखो इसका फटाफट से, व्हाइट व्हाइट क्यों हो रखा है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ममा थी उन्होंने क्या करा है, इसके मुंह पर व्हाइट पाउडर लगा दिया, थोप दिया बिल्कुल कि मेरा प्यारा राजा बेटा आ मैं तुझे सजा दूं। ठीक है, तो मैं बेसिकली तुम्हें आज के इस लेक्चर तक जो है याद करवाना चाहती हूँ कि इसका कलर क्या होता है, व्हाइट। तो इसीलिए जो है बार बार घूम घूम के हम उसी पे आ रहे हैं। एनीवेज, तो अब जरा वो केमिकल रिएक्शन देख लो, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लो स्पेसिफिकली जहां पर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है, कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे देखो बेटा, क्विकलाइम फॉर्मूला होता है इसका CaO, मतलब क्विकलाइम क्या होता है एक्चुअली, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला क्या होता है CaO। Ca मतलब कैल्शियम का सिंबल, O मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, देखो कैल्शियम आयन के ऊपर बेटा चार्ज होता है +2। अभी शॉर्ट में बता दे रही हूँ, ये मत समझना कि मैम ने तो फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, नहीं अभी सिखा नहीं रही हूँ, अभी हिंट दे रही हूँ, बेसिक बता रही हूँ। देखो यहाँ पे सर, देखो कैल्शियम आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2। ऑक्साइड आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। नहीं पता है, अभी देख लो। कैल्शियम आयन के ऊपर चार्ज होता है बेटा +2, ऑक्साइड आयन के ऊपर चार्ज होता है -2। +2 -2 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा, क्या बचेगा, +1 -1 बचेगा। प्लस माइनस को मारो गोली, क्रिस क्रॉस कर दो, कैल्शियम के पास आ गया ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन के पास आ गया कैल्शियम का 1। नियम ये बोलता है, ये नियम तुमने 9th में अभी अभी पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर में। नियम बोलता है कि अगर 1 1 है तो उसको ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं, ऐसे चुपचाप लिख दो। क्या लिख देंगे, देखो CaO लिख देंगे। तो कैल्शियम आयन के ऊपर चार्ज +2, ऑक्साइड आयन के ऊपर चार्ज -2, कट आ जाएगा सब कुछ, बचेगा +1 -1, प्लस माइनस को गोली मारो ओके 1 1 जो है क्रिस क्रॉस कर दो, क्या बन जाएगा बेटा, देखो क्विकलाइम का कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा CaO। इसको अपन क्विकलाइम भी बोलते हैं, पता है क्यों बोलते हैं क्विकलाइम, जरा देखो इसका फॉर्मूला मैं कितनी जल्दी लिख देती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखो मैंने कितने जल्दी कितने क्विकली लिख दिया। अरे तुम भी लिख के देखो ना, कितने क्विकली, 1 सेकेंड के अंदर। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्विकलाइम। आई नो ये बहुत ही वाहियात सा वो था लेकिन क्या करें, अरे याद तो रखना पड़ेगा ना यार। तो आज याद हो जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। क्यों, कितने क्विकली हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसलिए। चलो मजाक में ही सही, बस हमें चीजों को याद करना है। याद करने से मतलब है कैसे भी याद किया गया हो, इससे मतलब नहीं है। चलो पानी के साथ बेटा रिएक्शन हो रही है एनसीईआरटी में। देखो हाँ मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि तुम्हारी एनसीईआरटी में है, क्योंकि सवाल बन जाता है इसके ऊपर, क्वेश्चन बन जाता है बेटा, क्वेश्चन बन जाता है। एक कंटेनर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, अरे एक बाल्टी ले लो भाई, उसमें डाल दो यही अपना क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर उसके ऊपर डाल दो क्या, पानी, मिला दो। कुछ देर बाद आकर के देखोगे, क्या देखोगे, जिस कौन है भाई, कोई नहीं है भाई, हाँ मैं क्या बोल रही थी, एक बाल्टी ले लो, एक कंटेनर ले लो, उसमें डालो क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में डाल दो पानी, मिक्स कर दो, कुछ देर के लिए छोड़ दो। कुछ देर मतलब 1 घंटा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दो उसको, 5 मिनट के लिए चलो छोड़ दो उसको, वापस आओ और जो आपने बाल्टी ली हुई है, जो कंटेनर आपने लिया हुआ है, अब क्या करना है आपको, उसकी वॉल्स को ऐसे टच करके देखना है। ये दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहा है,
बीकर की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, उन्हें हमें टच करके देखना। तो जब हम टच करेंगे ना, उफ, हमें लगेगा गरम गरम। गरम गरम क्यों? क्योंकि लिटरली बेटा जो बीकर आपने लिया है, जो कंटेनर आपने, जो बाल्टी आपने ली है, उसकी दीवारें क्या हो जाएंगी? गरम हो जाएंगी भैया, तभी तो गरम लगेगा। क्योंकि पता है क्या होता है, जब इनकी रिएक्शन होती है ना बेटा आपस में, तो हीट इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी निकलती है। उसी हीट, उसी गर्मी के कारण क्या होता है, बीकर की जो दीवारें हैं वो गर्म हो जाती है, और जब हम उनको जाके टच करते हैं तो हमारे हाथ में भी गरम गरम लगता है। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी एनसीईआरटी में जो लिखा होता है बेटा, जो दिया होता है, चाहे वो इंटेक्स सवाल हो, चाहे वो येलो डब्बे के अंदर लिखा हुआ कंटेंट हो, चाहे एनसीईआरटी की एक एक लाइन हो, चाहे कोई भी डायग्राम हो, सब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां आते हुए क्या बता रहा है कि जिस कंटेनर में, जिस बीकर में ये रिएक्शन की गई है कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच में, उसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है, हीट इवॉल्व हुई है, उसके कारण दीवारें क्या हो गई हैं? बोल उठी नहीं, गर्म हो उठी। एशियन पेंट्स का वो था ना ये टैगलाइन, दीवारें बोल उठेंगी, या किसका था पता नहीं। तो हम बोलेंगे दीवारें गर्म हो गई, हॉट हो गई। ठीक है, चलो। हाँ, तो जब इनके बीच में बेटा रिएक्शन होती है, ये तो समझ में आ गया कि हाँ रिएक्शन हो रही है तो हीट इवॉल्व होगी, ये होगा, ये होगा, लेकिन बनेगा क्या? सिंगल प्रोडक्ट। क्योंकि आपस में ऐसे रिएक्ट करेंगे बेटा कि कंबाइन ही हो जाएंगे, और कंबाइन होकर के बना लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोले तो इसका नाम होता है स्लेग्ड लाइम। क्विक लाइम होता है नाम किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का। और स्लेग्ड लाइम नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फॉर्मूला देख लो, मैंने क्या कहा। जब तक कि वो लेक्चर आएगा तब तक तुम्हें क्या करना है, जितने भी कंपाउंड तुम्हारे सामने आते जा रहे हैं, हर एक कंपाउंड का फॉर्मूला तुम्हें याद अभी से करते जाना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेटा फॉर्मूला याद कर लो। क्या होता है देखो, कैल्शियम आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है, अभी बताया था, +2। हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर चार्ज, पॉलीएटॉमिक आयन है ये, है चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, -1। क्रिस क्रॉस कर दो, प्लस माइनस को मारो गोली, तुम तो बस नंबर को खेलो, नंबर से खेलो। कैल्शियम के पास आ जाएगा हाइड्रोक्साइड का 1, और हाइड्रोक्साइड के ऊपर या हाइड्रोक्साइड के पास नंबर आ जाएगा कैल्शियम का 2। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे? नहीं, नियम क्या बोलता है भैया, ब्रैकेट मारो ना, और अच्छे से लिखो। ये देखो, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए, तो स्लेग्ड लाइम बन जाएगा बेटा, स्लेग्ड लाइम। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलिए, तो यहां पर दो जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे वो क्या थे? कंपाउंड्स थे। आज और नाम देख लेते हैं, नाम नहीं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं भी कुछ भी बोल देती हूँ। कहाँ गया? हाँ, यहाँ देखो, अमोनिया कंपाउंड है, HCl दूसरा कंपाउंड है, रिएक्ट कर गए आपस में, कंबाइन हो गए, क्या बन गया? एक सिंगल बन गया प्रोडक्ट। खड़खड़ की आवाज तो नहीं आ रही थी बेटा इतनी देर से। अमोनिया कंपाउंड, HCl दूसरा कंपाउंड, रिएक्ट कर गए, कंबाइन कर गए, क्या बन गया? नया कंपाउंड बन गया, प्रोडक्ट बन गया, सिंगल वाला, अमोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला देख लो, NH4Cl। ठीक है, पूछूंगी मैं अगले लेक्चर में तुम लोगों से, जितने भी अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला याद करवा रही हूँ ना, सब पूछूंगी मैं। कैल्शियम ऑक्साइड, फिर से आ गया क्विक लाइम। इस बार इसकी रिएक्शन पानी के साथ नहीं, दूसरे कंपाउंड के साथ हो रही है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, दो अलग अलग कंपाउंड हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे रिएक्ट करेंगे कि बिल्कुल ही कंबाइन हो जाएंगे, क्या बना लेंगे? नया प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे, चूना। मुझे मत लगाओ बेटा इसका, अरे यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना। ठीक है, चलो, अमोनिया की रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अमोनिया सल्फेट बन रहा है। ठीक है, बनने दो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें मैंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये वाली रिएक्शन और वो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी की जो बीच में रिएक्शन होती है जिससे कि स्लेग्ड लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों तुम्हें याद रखनी है। पानी के साथ में रिएक्शन होगी क्विक लाइम की, तो क्या बनेगा? स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी इसके साथ क्विक लाइम के साथ, तो क्या बन जाएगा? चूना, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा बेटा।
फॉर्मूला में देखो पता हो कैसे बनता है, कैल्शियम आयन के ऊपर चार्ज होता है +2, कार्बोनेट आयन पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर चार्ज होता है -2, +2 -2 कट जाएंगे, क्या बचेगा +1 -1, क्रिस क्रॉस कर दो, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा। क्या टेंशन क्या है तुम्हें जिंदगी में। चलिए अब कुछ और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं रिएक्शंस के, जहां पर रिएक्टेंट्स क्या होंगे, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड हो जाएगा। भाई अभी तक हमने क्या देखा है, वो रिएक्शंस जिनमें की रिएक्टेंट्स क्या थे, या तो दोनों एलिमेंट्स थे या फिर दोनों कंपाउंड से। अब हम देख रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें की जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से एक एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा। ये देखो ये देखो ये देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, वो तुम लोगों ने ठंड के मौसम में ही नहीं, कई बार न्यूज चैनल पर न्यूज फ्लैश होती है, न्यूज़पेपर में भी आता है, लोकल न्यूज़पेपर में, कि एक घर में 4-5 लोग थे, ठीक है, और रात में जो है वो अंगीठी जलाई थी और सुबह सबके सब मरे मिले, है ना। ऐसे ठंड के मौसम में ही बेसिकली ऐसी न्यूज आती, क्योंकि लोग क्या करते हैं ठंड के मौसम में भाई कमरा जो है, घर जो है बहुत ठंडा हो जाता है, तो घर के अंदर क्या करते हैं, वो सिगड़ी जलाते हैं, अंगीठी जलाते हैं और खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं, ताकि जो भी धुआं निकल रहा है जो भी है ना, वो घर के अंदर ही रहे, घर क्या हो जाए, गर्म हो जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर उन्होंने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, और बंद करके जो है ना, मतलब खिड़की दरवाजे देखो बंद करने का मतलब क्या है कि वेंटिलेशन रोक दिया है, ना बाहर की हवा घर के अंदर आ पा रही, ना घर के अंदर की हवा बाहर जा पा रही है ना, वेंटिलेशन ही बंद कर दिया, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो अंगीठी, जो लकड़ियां जो भी जलाई जा रही होती है, उससे बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, बहुत जानलेवा होती है बेटा। और लोग क्या करते हैं, बस लकड़ी वकड़ी जला करके खिड़की दरवाजे बंद करके सो जाते हैं, और जब वो लकड़ी जलती है, वेंटिलेशन तो है नहीं, बाहर की हवा अंदर तो आ नहीं पा रही है, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही है, तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के चलते क्या होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लग जाती है। और वही गैस क्या करते हैं, लोग सोते सोते इनहेल करते हैं और सोते सोते ही निकल लेते हैं। तो बहुत ही मतलब बेकार है ये, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। कंपाउंड है बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हो रही है एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, देखो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बेटा, रिएक्शन मतलब कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, एलिमेंट के साथ, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वो रिएक्शंस हो गई जहां पर एक कंपाउंड है तो दूसरा एलिमेंट है, रिएक्ट करके बनाना तो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट ही है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन, ये सब तो चलो ठीक है, ये हो गया। चलो, तो मुझे तुम्हें बस इतना ही बताना था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। इजी था ना? कहीं ऐसा लगा कि मैम समझ में नहीं आया? अभी तक की सारी बातें समझ में आ गई ना? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी कि रिएक्टेंट्स आपस में ऐसे रिएक्ट करेंगे कि सीधे कंबाइन ही हो जाएंगे, और जब वो कंबाइन होंगे उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, एक लौता जायदाद का वारिस, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा भाई। रिएक्टेंट्स दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है। बस होना यह है कि अल्टीमेटली तुम्हारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट ही आना चाहिए केमिकल रिएक्शन के अंत में, तभी आप उसको क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा पर कोई चिंता की बात नहीं है, हमें कौन सा प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करनी है, हमारे पास टाइम है, हम पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इस टाइप को भी आज अपन यही निपटा देंगे। देखो अब हम बात करते हैं बेटा डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस की। क्या होता है एक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में? अगर तुमसे मैं पूछूं तो आप बोलोगे मैम हमें क्या पता, पता होता तो ये देख ही क्यों रहे थे। अरे भाई नाम से गेस करने की कोशिश करो ना, कुछ तो आइडिया आ रहा होगा। नाम क्या है रिएक्शन का, है डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि भाई जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने दिमाग क्या लगाया था कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पर कुछ कंबाइन हो रहा है। क्या कंबाइन हो रहा है? तो रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि बेटा मुझे बता डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ डिकॉम्पोज होगा। बेटा डिकॉम्पोज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज टूट रही है, किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है।
जैसे ये पेन है, इसको मैं तोड़ दूं, इसका मैं ब्रेक डाउन कर दूं, तो तुम बोलोगे मैम ये डिकम्पोज हो गया। समझाने के लिए बता रही हूं, ठीक है। तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तुमसे मैंने पूछा बताओ क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कुछ टूटेगा, जिसमें कि किसी चीज का ब्रेक डाउन होगा, जिसमें कि कुछ डिकम्पोज होगा। एग्जैक्टली एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बेटा जिसमें कि हमारे पास ना एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। आप बोलोगे कि मैम ये क्या चल रहा है हमारे साथ। अभी अभी आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें बताया कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान ही क्या होती है कि उसके एंड में हमें क्या मिलता है, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। हाँ, और अब डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। बोले तो हमारे पास एक बड़ा सा कंपाउंड होता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि मेरे पास एक बड़ा सा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सा, बड़ा सा। अब उसको मैं क्या करूंगी, तोड़ूंगी, उसका मैं ब्रेक डाउन करूंगी, उसको मैं डिकम्पोज करूंगी, जिससे कि क्या होगा, मुझे प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे कुछ सिंपल एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस। भाई दिमाग लगाओ, मान लो कि मेरे पास क्या है, ये पेन है, इसको मैं तोड़ दूं, इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूं, इसका मैं ब्रेक डाउन कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, इसके 2-3 छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे भाई अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो मुझे इसके छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अरे बोलो ना, हाँ मिलेंगे। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास अब केमिस्ट्री में क्या है, केमिकल रिएक्शन में मेरे पास बेसिकली एक बड़ा सा कंपाउंड है जिसे मैं रिएक्टेंट बोल रही हूं, ठीक है। तो मेरे पास एक बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड है, उसको मैं तोड़ूंगी, तो जब वो टूटेगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, कुछ छोटे छोटे नए सब्सटेंसेस आ जाएंगे, स्मॉलर फॉर्म्स आ जाएंगे। बस उसी को तो बोलते हैं डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन यार। अब बात को सुनो ध्यान से कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास हो एक सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट भी क्या हो, एक बड़ा सा कंपाउंड हो, और फिर क्या हो, रिएक्शन के दौरान उसी सिंगल रिएक्टेंट का, उसी बड़े से कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो, वो टूटे, जिससे कि हमें रिएक्शन के अंत में क्या मिल जाए, कुछ सिंपल एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस मिल जाएं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स। भाई रिएक्शन के बाद में तुम्हें जो भी मिलता है तुम उसको क्या बोलते हो, प्रोडक्ट्स ही तो बोलते हो ना। तो एक केमिकल रिएक्शन जिसमें कि हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट के नाम पर हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा कंपाउंड है। तो जब वो टूटेगा रिएक्शन के दौरान, तो रिएक्शन के अंत में हमें क्या मिल जाएंगे, कुछ सिंपल एंड स्मॉलर सब्सटेंसेस, जिन्हें हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या थी कि प्रोडक्ट आपको केवल एक ही मिलता है, किसी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एंड में आपको केवल इकलौता प्रोडक्ट बनता हुआ ही नजर आता है। सिमिलरली एक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की पहचान क्या होती है कि आपके पास रिएक्टेंट केवल उसमें एक ही होता है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट एक होता है, वैसे ही उसका उल्टा कर दो। एक्चुअली बेटा कॉम्बिनेशन एंड डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट नहीं है। सवाल इस पे भी बन चुका है बोर्ड एग्जाम में कि क्या रिलेशन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एंड डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में, है। मेरी बात को समझना बेटा, बोर्ड एग्जाम में क्लियर कट ये सवाल आ चुका है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो तुम क्या लिखोगे, ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, कि जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीजें कंबाइन हो रही होती हैं, वही डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, चीजें टूट रही होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा ना कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, और डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि रिएक्टेंट टूटेगा, कंपाउंड टूटेगा, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ एक दूसरे का। फिर तो एक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की बेटा पहचान क्या होगी कि रिएक्टेंट तुम्हारे पास उसमें एक ही होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान क्या होगी कि उसमें तुम्हारे पास प्रोडक्ट एक ही होगा। खत्म बात। देख लो डिफाइन कैसे करना है। Those reactions in which a single compound breaks down to give two or more simpler substances are called decomposition reactions। वो वाली reactions, chemical reactions जिनमें कि आपके पास single compound हो और हो उसका breakdown,
जिससे कि तुम्हें क्या मिल जाए, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस मिल जाए, जिनको अल्टीमेटली तुम क्या बोलोगे, प्रोडक्ट्स बोलोगे। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब मेरी बात को बेटा ध्यान से समझना, सुनना, मतलब सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी चीज को तोड़ने के लिए बेटा उसमें एनर्जी लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती है? जैसे मान लो मैंने कुछ नहीं, ये पेन ही तोड़ना है, तो इस पेन को तोड़ने के लिए बेटा मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? ऐसे तो नहीं कि मैं इसको देखूंगी कि हाँ पेन तुम टूट जाओ तो ये टूट जाएगा, बस मेरे देखने से ही टूट जाएगा क्या? नहीं, किसी भी बेटा चीज को तोड़ने ताड़ने के लिए तुम्हें उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? एग्जैक्टली। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें क्या करना होता है, हमें एक बड़े से कंपाउंड को, रिएक्टेंट को तोड़ना होता है। तो अगर तोड़ना है, उसका ब्रेकडाउन करवाना है, तो वहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन कौन सी एनर्जी दे सकते हैं हम दे सकते हैं लाइट एनर्जी, हम दे सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हम दे सकते हैं हीट एनर्जी भी। हीट एनर्जी से कुछ याद आया क्या? अभी अभी हमने हीट की बात करी थी। कहां बात करी थी हमने हीट की? अरे वही जो बीकर था, जो बाल्टी ली थी, जिसमें कि अपन ने क्विक लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ था, और जो है उसमें पानी डाल दिया था, तो आपस में ऐसे रिएक्ट करे थे, है ना? अरे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी आपस में कुछ ऐसे रिएक्ट करे थे कि कंबाइन ही हो गए थे, और क्या बन गया था? स्लेक्ड लाइम बन गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। और इस रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व हुई थी, जिससे कि बाल्टी की दीवारें गर्म हो गई थी। वो हाथ याद है? एनसीईआरटी का वो फिगर याद है? अभी भी दिखाया था। बस ऐसे ही बेटा रिवीजन करते करते एक ही वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें सब कुछ याद होता जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है? चलो वापस आओ, मैंने क्या बोला कि हम कौन कौन सी एनर्जी दे सकते हैं? हम हीट एनर्जी दे सकते हैं, हम लाइट एनर्जी दे सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे सकते हैं। भैया वी आर वेरी रिच, तो हम ये तीनों ही टाइप्स की एनर्जीज दे सकते हैं, और इसी बेसिस पर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस भी बेटा हो जाती हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस भी हो जाती हैं 3 टाइप्स की, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, 1 मिनट में फंस गई हूं, हाँ, इनके 3 टाइप्स होते हैं। फर्दर इनको हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। किनको? मुझे नहीं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने एनर्जी कौन सी दी हुई है। अगर तो आपने हीट एनर्जी दी गई, मतलब अगर आपने किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, एक बड़े से कंपाउंड को तोड़ने के लिए यदि आपने हीट एनर्जी दी हुई है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्मल बेटा, थर्मल, थर्मल वर्ड जो है ये कहां से आया है? ये आया है टेम्परेचर से, ठीक है? और टेम्परेचर वर्ड किससे रिलेट करते हैं अपन? हीट से, कि अगर हीट ज्यादा है टेम्परेचर ज्यादा है, हीट कम है तो टेम्परेचर भी कम है। तो अगर आपने रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए जो है हीट एनर्जी दी है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हमने क्या दी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, बोले तो आप बोलोगे मैम व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? अरे इलेक्ट्रिक करंट बुड़बक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है? कि तुमने करंट ही दे डाला। वो कौन सी मूवी है जिसमें जो है विलेन को करंट लगा लगा के जो है ना परेशान करते हैं? यार वो कौन सी मूवी है? रणबीर कपूर की, मुझे यार नजर नहीं आता घर पर, ये कौन सी मूवी का? अरे यार सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अगर किसी रिएक्टेंट को तोड़ना है तो मैंने क्या करा? एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए मैंने उसको इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, उसमें से मैंने करंट पास करवा दिया, तो वो टूट गया। इसको अपन पता है क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, या इसके लिए एक और वर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, ये जो वर्ड है ना लाइसिस, लाइसिस का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेक डाउन। और इलेक्ट्रो वर्ड कहां से है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हुई है, ठीक है? वो कौन सी मूवी है यार, छोड़ो। तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? कि हमने जो रिएक्टेंट है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी तो दी है, लेकिन क्या एनर्जी दी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोले तो उसमें उसको करंट ही दे डाला, तो वो टूट गया, झिंगा लाला। तो दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? यदि आपने लाइट एनर्जी दी है रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, अब आप बोलोगे कि मैम लाइट एनर्जी कैसे देंगे? अरे कुछ नहीं, ले जाकर के धूप में रख दो। भाई धूप में वो सोलर, मतलब सन से आती है क्या सोलर एनर्जी? उसमें क्या होती है? लाइट एनर्जी होती है। अरे लाइट होती कि नहीं होती बेटा?
तो अगर किसी रिएक्टेंट को तुमने ले जाकर के धूप में रख दिया तो लाइट एनर्जी तुमने उसको दे दी और वो टूट गया उतने में ही, तो उसको तुम क्या बोलोगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, या बोल सकते हो फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, अगेन वही, लाइसिस का मतलब क्या है? टूटना, ब्रेकडाउन, और फोटो वर्ड कहां से आ रहा है? लाइट एनर्जी से आ रहा है, ठीक है। तो अगर हीट एनर्जी दी है तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगी वो। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है तोड़ने के लिए रिएक्टेंट को तो उसको आप इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। या अगर आपने लाइट एनर्जी दी है तोड़ने के लिए रिएक्टेंट को तो उसको अपन फोटोलाइसिस बोलेंगे। आप बोल सकते हो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी। एग्जाम्पल देख लें के क्योंकि आते हैं परीक्षा में। ऐसा नहीं कि मैम अपने मन से पढ़ाई दिए जा रही है कि लो ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, अरे बनते हैं भाई, सवाल बनते हैं। अच्छा देखो, इसी को देखो शब्दों में लिखा गया है, जो मैंने बोला है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार अपन फटाफट से रीड कर लेते हैं क्या जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब वही है कि रिएक्टेंट ने हीट अब्सॉर्ब कर ली। भाई आपने रिएक्टेंट को हीट एनर्जी दे दी, उसने अब्सॉर्ब कर ली और वो टूट गया, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। Decomposition reactions which takes place when electric current is passed through the compound in the molten state or in the aqueous solution। कि आपके पास reactant है, reactant का आपके पास molten state है, मतलब वो पिघला हुआ है, या फिर उसका aqueous solution है। What is aqueous solution? कंपाउंड को पानी में डाल दो, एक ऐसा सोल्यूशन बेटा जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? पानी हो। 9 में पढ़ के आए हो ना, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट पानी है तो उसको आप क्या बोलोगे? उस सॉल्यूट का एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन हो, उसमें करंट पास करवा दो तो क्या बन जाएगा वो? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब तुमने लाइट एनर्जी दी, उसने अब्जॉर्ब कर ली, वो टूट गया, दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, या फिर मतलब फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल की बात है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल जो आपने याद करने ही करने हैं। मैम ऑप्शन है क्या? नहीं, ऑप्शन होता तो फिर बात ही क्या थी बेटा, कभी कभी जीवन में ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि आप क्या कर रहे हो बेटा? रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, कंपाउंड को तोड़ने के लिए आप दे रहे हो उसको हीट एनर्जी, बोले तो आप उसको गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। अपने पास है लेड नाइट्रेट, देखो येलो कलर का कुछ ऐसा कंपाउंड, सॉरी येलो नहीं, व्हाइट कलर का देखो बेटा कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है अपना ये लेड नाइट्रेट। फॉर्मूला देखो, कलर देखो, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ये कंपाउंड होता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उठा करके इसको जो है ना गरम करने लग जाएंगे। गरम कैसे करेंगे बेटा? अरे वही बर्नर के ऊपर रख दो ना, बर्नर जला उसके ऊपर रख दो, टेस्ट ट्यूब को रखना नहीं है, होल्डर से पकड़ के रखना हुआ है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब में क्या है? ये टेस्ट ट्यूब में बेटा लेड नाइट्रेट ही लिया हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है और देखो अब क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हो व्हाइट होता है लेड नाइट्रेट, लेकिन टेस्ट ट्यूब में तो हमें कुछ ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ब्राउन ब्राउन। मैम ये क्या हुआ? अरे मैं बता रही हूँ, जब आपने गर्म किया बेटा लेड नाइट्रेट को तो वो टूट गया। किसमें टूटा? अपने सिंपल स्मॉलर सब्सटेंसेस में। क्या नए सब्सटेंसेस मिले तुम्हें भाई? एक मिला है तुम्हें लेड ऑक्साइड, एक तुम्हें मिली है गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम की, और एक तुम्हें दूसरी गैस भी मिली है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ये बेटा कलरलेस ओडरलेस गैस होती है। हमारी सराउंडिंग ऑक्सीजन, हमारी सराउंडिंग एयर में ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, सुंघाई देती, मतलब तुम उसको स्मेल कर पाते हो या तुम उसको देख पाते हो? नहीं, क्योंकि उसका कोई कलर नहीं है, ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं है, कोई ओडर नहीं है, तो हम उसको ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको हम फील नहीं कर सकते, सेंस नहीं कर सकते बेसिकली। लेकिन ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बेटा, ये ब्राउन कलर की गैस होती है। तो यहाँ पर तुम्हें टेस्ट ट्यूब में जो ऑरेंज लाइट ब्राउन सा जो दिख रहा है ना, पता है क्या है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। बढ़िया मजेदार ये जो है ना एक्सपेरिमेंट होता है, एक्टिविटी होती है, मजा आती करने में। तो हमारे पास क्या है? लेड नाइट्रेट है, व्हाइट कलर का कंपाउंड, गर्म करेंगे टूट जाएगा, क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा। बेटा इसका कलर, ये पूरी ही रिएक्शन जरूरी है भाई, पूरी ही रिएक्शन जरूरी है। इसमें लेड ऑक्साइड का कलर पूछ लेते हैं तो बोला येलो येलो डर्टी फेलो, ठीक है। येलो कलर का देखो
रिएक्शन के बाद में, मतलब रिएक्शन के पहले आपके पास व्हाइट कलर का सब्सटेंस था लेड नाइट्रेट, और जहां आपने उसको गर्म किया तो ये ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखने लग जाएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की, ये भी बनेगी, लेकिन इसका तो कोई वो नहीं है, तो निकल बन के निकल भी जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और टेस्ट ट्यूब में पीछे क्या रह जाएगा, येलो सब्सटेंस रह जाएगा। क्या है ये येलो सब्सटेंस, लेड ऑक्साइड है, येलो येलो डर्टी फेलो। ठीक है, अच्छे से दिखा रही हूं, समझा रही हूं, बता रही हूं ताकि तुम याद रखो, भूलना नहीं है गजनियों। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब हमारे पास है क्या, फेरस सल्फेट, सॉल्ट होता है, इसके क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, बेसिकली बेटा ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है फेरस सल्फेट। पहली बात तो फेरस सल्फेट जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम ये .7H2O का क्या मतलब है, पानी है, पानी वाला सॉल्ट है, इसमें पानी है। हाँ पानी तो है, आप बोलोगे मैम पानी है तो गीला होगा, लेकिन मैम ये तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं हमें ब्लू कलर के, ब्लू नहीं ग्रीन कलर के, फेरस सल्फेट के। भाई फेरस सल्फेट क्या है, एक कंपाउंड है, उसके क्रिस्टल्स आपको यहां पर दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O। लेकिन आप बोलोगे कि मैम ये जो 7H2O है, H2O का मतलब तो हमें पानी ही पता है, लेकिन मैम इसके क्रिस्टल्स में तो हमें पानी दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अगर ये गीले गीले होते तो हम बोलते हैं कि इसमें पानी है, पर पानी फॉर्मूले में लिखा हुआ है लेकिन क्रिस्टल में तो दिख नहीं रहा। बेटा ये जो है इसको अपन बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाला जो पानी है ना जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, फॉर्मूले में है लेकिन कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स हैं उसमें तुम्हें पानी नहीं दिख रहा, वो तो सूखा सूखा ही दिख रहा है, तो इस पानी को हम बोलते हैं बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि जो फेरस सल्फेट है ना, जो फेरस सल्फेट है इसके जो क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर में पानी है। मेरी बात को समझो बेटा, फेरस सल्फेट के यहां पर तुम्हें जो क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, इन क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर पानी है, अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, बाहर नहीं है। बाहर होते तो दिख जाते तुम्हें, ये ना जैसे गीले गीले लगते, गीले नहीं दिख रहे हैं, फॉर्मूले में पानी है लेकिन दिख नहीं रहे हैं वैसे क्रिस्टल में। क्यों, क्योंकि ये जो पानी है बेटा इसको अपन बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये आपको अगला जो चैप्टर होगा आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जहां पर अपन सॉल्ट्स पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि व्हाट आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जिनमें की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वो पानी जो कि कंपाउंड के जो या कंपाउंड बोलो या सॉल्ट बोलो, उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का हिस्सा हो, वो पानी। कि पानी है तो लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या है बेटा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। देखो ऐसे ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कितना पानी है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अब हमने क्या करा, इन्हीं हरे हरे क्रिस्टल्स को जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमने गर्म करना शुरू किया। तो क्या होगा, एक एक करके सबसे पहले तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना 7 छोड़ते जाएंगे। 7 में से एक निकल जाएगा बचेंगे 6, 6 में से एक और निकल जाएगा बचेंगे 5, 5 में से एक और निकल जाएगा बचेगा 4, 4 में से और निकल गया बचेंगे 3, फिर 2, फिर 1, फिर अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, वो एक भी निकल जाएगा। तो देखो फेरस सल्फेट यहाँ पर अलग हो गया है, और देखो सातों वाटर जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, देखो वो अलग हो गए हैं। अब आपके पास सूखा सूखा फेरस सल्फेट बचा है। सूखे सूखे फेरस सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब ही होता है जिसमें कि पानी ना हो। पहले तो पानी था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जैसे गर्म करा तो एक एक करके क्या हुआ, पानी निकलता गया। सातों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग हो गए। अब आपके पास जो बचा है वो क्या है बेटा, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट, सूखा सूखा फेरस सल्फेट। ठीक है, अब इसको भी जब आप गर्म करोगे, अभी ये टूटेगा, अभी तक तो टूटा नहीं था, अभी तक तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल रहे थे, अब ये टूटना शुरू होगा। ग्रीन कलर का होता है। अब देखो क्या होगा, तुम्हें ब्राउन कलर का कुछ सब्सटेंस मिलेगा टेस्ट ट्यूब में। वो ब्राउन कलर किसका है बेटा, क्योंकि जब ये टूटा ना फेरस सल्फेट तो बना फेरिक ऑक्साइड।
साथ में बना सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। मतलब कि जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म किया, सबसे पहले सातों जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वो निकल गए, फिर जब इनको फर्दर हमने गर्म करा तो दो गैसेस इवॉल्व हुई, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और जो टेस्ट ट्यूब में बचा रह गया रेसिड्यू ब्राउन ब्राउन कलर का सब्सटेंस, वो क्या था? फेरिक ऑक्साइड था। ये देखो, तो तुम्हें कलर लिटरली देखो चेंज होता हुआ नजर आएगा कि तुम्हारे पास ग्रीन कलर के क्रिस्टल से फेरस सल्फेट के गर्म करने पर अल्टीमेटली देखो क्या आ गया, तुम्हारे पास ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड आ गया, Fe2O3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और दो गैसेस इवॉल्व हुई हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस। ये भी दोनों रिएक्शन तुम्हें लर्न करनी है। चलिए, अब हमारे पास ऐसे ही क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है। ये भी क्या होता है बेटा, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, मतलब वही इसके पास भी क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है, दिखेगा सूखा सूखा लेकिन पानी होगा, कहाँ होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ पर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं? 5। फेरस सल्फेट में 7 थे, कॉपर सल्फेट में कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसको अपन ने गर्म करा तो सबसे पहले क्या होगा, ये पांचों जो मॉलिक्यूल्स है क्रिस्टलाइजेशन वाले वो निकल जाएंगे। आपके पास क्या बच जाएगा? सूखा सूखा कॉपर सल्फेट, बोले तो अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। भाई देखो ऐसा है कि जब तक इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, जब तक इसमें पानी था, तो इसका देखो कलर क्या था, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का ब्लू था। और जहां आपने इसको गर्म किया, पांचों जो मॉलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वो निकल गए। तो अब देखो इसका अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का देखो क्रिस्टल्स का कलर क्या हो गया, सफेद हो गया, पानी निकल गया, तो जिंदगी क्या हो गई, बेरंग हो गई, सफेद हो गई। अब फर्दर इसको हमने और हीट किया तो अब ये टूटेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में थोड़ी सी ऑक्सीजन भी बन जाएगी, और फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। तो देखो कितना कलर चेंज हो रहा है। सबसे पहले जब पानी निकले क्रिस्टलाइजेशन वाले तो ब्लू से व्हाइट हो गया, जब ये व्हाइट अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को फर्दर गर्म किया तो ये टूटा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, ट्राइऑक्साइड गैस बनी, ऑक्सीजन बनी, और साथ में बना कॉपर ऑक्साइड। तो अब इसका तुम्हें यहाँ पे क्या कलर देखने को मिलेगा, व्हाइट से ब्लैक। ये भी तुम्हें याद रखनी है रिएक्शन। कुछ और भी रिएक्शन देख लो, पोटेशियम क्लोरेट है, गर्म कर दिया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन गई। लाइमस्टोन है बेटा, चूना, गरम करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये उल्टा नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। उसी को गर्म कर दो तो दोबारा से तुम्हारे पास वही रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। मैंने बोला ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की उल्टी। और देख लो, जिंक कार्बोनेट गरम कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही हैं। तो तुम्हें बेसिकली थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शंस याद करनी है, एक तो वो फेरस सल्फेट वाली, कॉपर सल्फेट वाली और कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ये याद कर लो। ठीक है, थर्मल डिकॉम्पोजिशन में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकॉम्पोजिशन, यानी कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट देंगे। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, वही एग्जाम्पल हमें याद करना है, क्या कि हमने लिया एक कंटेनर, ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, फिगर है। ठीक है, हमने लिया एक मग्गा, एक कंटेनर, ठीक है, उसमें हमने डाल दिया क्या, पानी, साथ में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड, बैटरी मस्त लगा करके जो है इसको हमने कनेक्ट कर दिया। और जब हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ, उसको हमने ऑन किया तो पता है क्या हुआ, पानी में आ गया करंट। और जब पानी में करंट आया बेटा तो वो टूट गया, किस में टूटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में। अब यहाँ पर देखो दो तीन सवाल बनते हैं, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है, तुम्हें ये समझ में आया ना, जैसे कि हम पिछले वाले केस में हीट एनर्जी दे रहे थे, अरे फेरस सल्फेट को कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हम क्या कर रहे थे, हीट एनर्जी दे रहे थे, गर्म कर रहे थे। वैसे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। अब यहाँ पर हम करंट देंगे, करंट। तो पानी में करंट दिया तो पानी टूट गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 बेटा फिक्स सवाल बनते हैं इसके ऊपर, मैं तुम्हें फटाफट से बता देती हूँ, तुम्हारा टाइम बचेगा। पहला सवाल ये बनता है कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस बनी है। 2 इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड।
तो कौन से, भाई पानी टूट गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में, अब ये गैसेस कहाँ होंगी, एक एक इलेक्ट्रोड पकड़ करके उसी पे जो है ना कलेक्ट हो जाएंगी। तो कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस बनती है, जरा ध्यान से सुनो बेटा, एनोड पे बनती है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे जो बची है वो बन जाएगी, बोले तो हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे मिलेगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पर मिलेगी ऑक्सीजन गैस। आप बोलोगे कि मैम ये एनोड के ओ को क्या हुआ है, एनोड के ओ को क्या हुआ, इतना फूला हुआ इतना बड़ा सा आपने क्यों बनाया है, ताकि तुम्हें याद रहे कि एनोड पर ओ फॉर ऑक्सीजन मिलेगी। जान पूछ के मैंने एनोड के ओ को बड़ा बनाया है ताकि तुम्हें याद रहे कि एनोड ओ ओ ओ ओ पर क्या मिलेगी, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो एनोड पर मिलेगी ऑक्सीजन गैस, तो दूसरे पे क्या मिलेगी, बची हुई गैस, बोले तो हाइड्रोजन गैस। खत्म, एक याद रखो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो एनोड के ओ को हमेशा बड़ा बनाना है। एक सवाल तुम्हारा फिक्स ये बनता है, ठीक है। दूसरा सवाल ये बनता है कि जो गैसेस बन रही हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, इनके वॉल्यूम या इनके मोल का रेशियो क्या है। आ रही है बात समझ में, कि जो गैसेस यहां पर बन रही हैं इनके मतलब किस वॉल्यूम में बन रही है, इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो या इनके मोल्स का रेशियो निकालो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, तुम्हें पता है, शांति से जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं अपन, फिर बस कर दो इक्वेशन को बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 ही एटम्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक ही एटम है, लेकिन राइट हैंड साइड में तो 2 हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, जहां पर कम ये कोफिशिएंट यही लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर हमने कोफिशिएंट लगाया 2, तो अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर तो पहले से थे, यानी कि ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन हो गया ना डिसबैलेंस। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 4 एटम्स आ गए, ऊपर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कमी हो गई, तो यहाँ पर लगाओ कोफिशिएंट कितना, 2। तो अब जाकर के हाइड्रोजन के भी एटम्स क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। अब सवाल क्या है कि जो गैसेस बन रही हैं उनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या है, उनके मोल्स का रेशियो क्या है। तो गैसेस यहां पर कौन सी बन रही हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इनके वॉल्यूम या इनके मोल्स का रेशियो क्या होगा, यहां पर देखो कितने मोल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का यहां पर कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अंडरस्टूड है कि वहां पर 1 है, तो 1। तो जो गैसेस बन रही हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है, इनके मोल्स का रेशियो क्या है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, 2:1। क्या बोलोगे, 2:1, कि 2 मोल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस का और 1 मोल बन रहा है ऑक्सीजन गैस का। खत्म। तीसरा सवाल क्या बनता है, तीसरा सवाल एक तो ये बन गया, तीसरा सवाल बनता है कि इनके मासेस का रेशियो क्या है, इनके मासेस का रेशियो क्या है। ये तो वॉल्यूम या मोल्स का रेशियो हो गया, मासेस का रेशियो क्या है वो भी आप इसी से निकालोगे, वो भी आप इसी से निकालोगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इतना तुम्हें पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, हैं? इतना तुम्हें पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, अरे बोलो ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। चलो आगे बढ़े। आई होप इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं ना कहीं नोट डाउन भी कर लिया होगा। बेटा नोट्स बना लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट से। मासेस का रेशियो पूछा गया है, एक काम करो ना, तो ऐसे चलो ठीक है, यहीं देख लो। यहां पर बेटा तुम्हें हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस बन रही है, कितने एटम्स दिख रहे हैं तुम्हें, तो ऊपर और नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 4 यानी कि 4 एटम्स दिख रहे हैं। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U, तो 4 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 4U, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है,
16U। यहाँ पर 2 एटम्स मिल रहे हैं तो 2 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 16 + 16 32, 32U। लिख दो यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व करो, यानी कि 1:8, 1:8 आ रहा है इसका आंसर। तुम्हें कुछ नहीं बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या आ रहा है और इनके मासेस का रेशियो क्या आ रहा है। वॉल्यूम का रेशियो ध्यान रखना कितना आएगा, मोल्स का रेशियो कितना आएगा, 2:1, और मासेस का रेशियो कितना आएगा, 1:8, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम्स बन रहे हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स बन रहे हैं। मासेस निकालोगे तो 1/8 आ जाएगा, खत्म। अच्छा, एक और सवाल बनता है बेटा, इसमें ना अपन क्या करते हैं, जब भी अपन एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो इस पानी में जो है कुछ ड्रॉप्स जो हैं एसिड की भी डाल देते हैं, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे HCl हो, मेनली जो है सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्यों, तो अपने सॉल्यूशन को और कंडक्टिंग बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। अब आपको अभी ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी कि मैम एसिड डाल लेने से कंडक्टिंग सॉल्यूशन और क्यों बन जाएगा, तो ये आपको पता चलेगा जब अपन एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली एसिड जाकर के अपने आयंस में टूटता है और वही आयंस क्या करते हैं, सोल्यूशन को मोर कंडक्टिंग बनाते हैं, यानी कि बेहतर तरीके से करंट जो है उसमें और फ्लो कर पाता है। तो बस आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का, इलेक्ट्रोलिसिस का आपने बस यही एग्जांपल याद रखना था, और इसके कुछ फिक्स सवाल होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस बनेगी, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, मासेस का रेशियो क्या होगा, और एसिड क्यों डालते हैं, खत्म। अब नेक्स्ट बेटा हम आखिरी बात करते हैं किसकी, ये तो हमने पढ़ लिया ना, हाँ। अब हम बात करते हैं लास्ट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की या फोटोलाइसिस की। लाइट एनर्जी देनी है, चीजें अपने आप टूट जाएंगी, ठीक है। और उसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, अपने सिल्वर के सॉल्ट्स, सिल्वर हैलाइड्स, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। फिक्स बेटा देखो, ये देखो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की पिक्चर है, इस पे भी जो है फिक्स सवाल आते हैं। हम सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, व्हाइट कलर का ये बेसिकली सब्सटेंस होता है, पाउडर होता है, ठीक है। इसको ले जा करके एक चाइना डिश में रख देते हैं, कहाँ, धूप में, तो लाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ती है, तो सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है, तो क्लोरीन तो गैस से निकल जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास चाइना डिश में जो है ग्रे कलर का एक सब्सटेंस आ जाएगा। आप बोलोगे कि भाई रखा तो था क्या व्हाइट कलर का सब्सटेंस सिल्वर क्लोराइड, लेकिन धूप में रखा तो क्या हुआ, रंग बदल गया। कैसे रंग बदल गया, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग। अब तुम्हारे पास जो चाइना डिश में माल है वो क्या है, सिल्वर है, जिसका कलर क्या होता है, ग्रे। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड जो कि येलो कलर का सब्सटेंस है, धूप में रख दोगे तो क्या होगा, वही क्लोरीन अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग, तुम्हारे पास फिर से क्या होगा, ग्रे कलर का सिल्वर आ जाएगा, बस। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड और येलो सिल्वर ब्रोमाइड टर्न्स ग्रे, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके टूट जाते हैं। और इसके ऊपर एक फिक्स सवाल आता है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन है बेटा सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड को तोड़ने की, है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। सो दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और भी एग्जांपल दे सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, लाइट में रख दो तो पानी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि भैया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है हमेशा डार्क कलर की बॉटल में रखा जाता है, ताकि लाइट एनर्जी उसको ना मिले, सनलाइट से जो है इसका कट ऑफ हो सके। हम जो खाना खाते हैं बेटा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो जब वो खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो वो टूटता है। सो दैट इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज अपन ने 2 टाइप्स को कवर कर लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बाय गाइस, सी यू सून।